तो बिहार में गर्माते सियासत पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान, पप्पू यादव सांसद लोकसभा, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू। पहला सवाल मेरा आपसे पप्पू यादव जी, ऐसा क्या हो गया है कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष को चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहिए? अब देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जब आप कोर्ट के सलाह को नहीं मानेंगे, आप धृतराष्ट्र बने रहेंगे, साइको की तरह काम करेंगे, डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे रहेंगे और संविधान को मानेंगे ही नहीं, तो आप लगातार, अभी आपने पर्चा बांटा ही, पर्चा आया नहीं, आपने शुरू कर दिया। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, आपको कैसे जानकारी मिल गई बिना पर्चा है? और जब आप तय नहीं कर सकते, ये भी सलाह आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया, भैया आप कम से कम आप तय नहीं करिए नागरिकता तो गृह मंत्री तय करेंगे आप। और दूसरी बात कि आप 37 जिले में लगभग 100% से ऊपर है, 37 जिले में, जहानाबाद छोड़ के लगभग 37 जिले में। और भारत में 18 जिला तो गुजरात है, अन्य हरियाणा है। तो आप कौन लोग हैं, कहाँ से है? अच्छा, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है जी, वो मरने के बाद भी वो एस्टेब्लिश्ड है, वो एस्टेबल है। तो आप उसको भी आप अभी आप देख नहीं रहे कि स्थिति क्या है, कौन है। चौथी तरफ तो आप ये पप्पू जी, चर्चा ये है कि जो इनके सूत्र पास हैं, जो लोग के बारे में चर्चा हमको ये, पप्पू जी माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, लेकिन जो चर्चा ये है कि जो सूत्र हैं, चुनाव आयोग जो इस गहन पुनर्निरीक्षण की जो कवायद शुरू किए हुए, ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि कुछ विदेशी नागरिक गैर दस्तावेज के साथ या फिर गलत दस्तावेज के साथ यहाँ आकर बस गए, चाहे वो नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, म्यांमार को। तो इसी करेक्शन के लिए पूरी कवायद है। मेरी बात देखिए, पहले मेरी बात आप समझिए। 6 महीना पहले इन्होंने, आप समझिए कि एक वोटर लिस्ट इन्होंने तैयार किया 6 महीना पहले, और लगातार 11 सालों से केंद्र में सरकार इसी आधार पर ये है। 6 साल अटल जी रहे, 16 साल से डबल इंजन की सरकार है। इन्हें कब पता चला और कब हुआ कि आधार कार्ड में चोरी हुई या भ्रष्टाचार हुआ, पैसे दे के बन गए, बने तो 37 जिला में बन गए। तो आप लोग तो गंगोत्री हैं भ्रष्टाचार के, और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 6 महीना पहले तक आपको पता नहीं था, वोटर लिस्ट बन गई। और जब आपको पता चला, अभी 73% बाहर है, 2.5-3 करोड़ लोग, 3 करोड़ के लगभग लोग बाहर हैं, और 3 महीने के बाद चुनाव है, और इसको एक एक चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ना तो आप पहचान पत्र मांग रहे हैं, ना आप कोई कागज मांग रहे हैं। मेरी माँ से आप जाके कह रहे हैं कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आपकी माँ का नाम, चाची क्या है, आपका पोता पोती का क्या, यही वोटर लिस्ट बनेगा। तो मेरी माँ से कह रहे हैं कोई पहचान पत्र नहीं चाहिए। गरीब आदमी जब कह रहा कि ये मेरा फोटो है ले लीजिए, कहता है उसकी जरूरत नहीं है। कहता है ये कागज है ले लीजिए, बोलता है जरूरत नहीं है, नाम लिखा दीजिए, हो गया। तो ये क्या है? ये आप मुखेर कानून क्या आप करना चाहते हैं? दूसरी बात, आपको म्यांमार या नेपाल का पता, जब पर्ची अभी आप दिए हैं, 15 दिन भी आपको नहीं हुआ, ये जानकारी कहाँ से मिल गई आपको पर्ची बिना लौटे? और जब आप खुद कह रहे हैं कि जिन लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ उन लोगों के पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, सब कुछ है जी। और फिर आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार पैसे देके बन गए। तो बनाए तो आपकी सरकार ने। तो यदि हमने गलती की तो उसका ये जरूरी थोड़ी है कि आप 2 मिनट के अंदर पूरे बाप करके पप्पू जी, आपने ये तमाम सवाल उठाए, बिल्कुल आप विपक्ष तमाम ये सवाल उठा रहा है। हमने अपनी बात कह दी आपको जी कि बिल्कुल चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाहती है। वो सलाह भी नहीं लेना चाहती। सदन में बहुमत के आधार पर आप आवाज दबा देते हैं, और उसके बाद आप आनन फानन में आप हर प्रोसेस को कर लेना चाहते हैं। और जो गरीब लोग हैं, आम आदमी, जिसका आप पहले कह रहे थे मैट्रिक तो ये तो वो, जाति प्रमाण पत्र, जन प्रमाण पत्र और रिहायशी, आपको सलाह कोर्ट ने दिया कि इसको भी ऐड कीजिए, अब आप वो भी नहीं मांगते हैं, और आप तुरंत अपना ओपिनियन भी शेयर कर देते हैं और सूत्र के हवाले चलवा भी देते हैं। जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि उसका जवाब मिले। और मैंने यही बात
मैंने यही बात विपक्ष से कही, जी। ये सदन भी नहीं सुनेंगे और कोर्ट के रेस्पेक्ट को भी ये नहीं करेंगे, और ये पहले ही जीत घोषित कर देंगे बीजेपी पार्टी की। तो भैया इससे बेहतर है कि बीजेपी को अकेले वॉक ओवर दे दो, चुनाव लड़ने दो, दुनिया को समझने दो कि बिहार और भारत की तो डेमोक्रेसी आपके क्या सुझाव है, का क्या और जवाब यहाँ मिला का है चुनाव आपके आयोग किस तरह महागठबंधन के बेताल बने सहयोगियों हुए से? हैं। आपके सुझाव का क्या जवाब मिला पप्पू जी महागठबंधन के सहयोगियों से? भैया हम तो एक ओपिनियन अपना दिए कि जो परिस्थितियां इस बिहार में और इस देश में चल रही है, हाँ। उसे वैसे हालात में हमको समझना पड़ेगा कि क्या ये बिना चुनाव किए या अघोषित चुनाव जिताना चाहते हैं बीजेपी को। तो अघोषित जब चुनाव जिता देंगे तो ऐसी चुनावी प्रक्रिया का क्या औचित्य, जब न तो संवैधानिक निर्माण होगा, पर न इसका तो रास्ता लोकतांत्रिक निकालने मूल्य के लिए बचेंगे, आप लोग न सुप्रीम सर्वोच्च कोर्ट पहुंचे न्यायालय हुए की हैं। राय ली जाएगी। पप्पू जी इसका रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा हुआ है, तो इंतजार तो करना होगा ना इस तरह के बयान देने से सुप्रीम पहले। कोर्ट की सलाह तो ये नहीं मान रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की सलाह ये नहीं मान रहे हैं, और नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की सलाह तो हम सदन में और सड़क पर लड़ रहे हैं। जब मरता क्या नहीं करता, जब ये अड़ जाएंगे, एडमेंट हो जाएंगे, तो फिर हम लोगों को एक बड़ी निर्णय सोचना पड़ेगा कि क्या दुनिया इसमें इंटरफेरेंस करे, और जिस तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म कर देने का राइट जो कभी इन लोगों की सोच थी कि दलित गरीब एसटी ईबीसी आप मान रहे हैं ना कि अदालत रास्ता सुझा रहा है, उस सोच के तहत ये चल, अदालत रास्ता सुझा रहा है, एडवाइस कर रहा है, और आप लोगों को भी संयम बरतना चाहिए। आप अभी सुझाव दे रहे हैं कि विपक्ष अकेले चुनाव लड़ने दीजिए बीजेपी को, या फिर तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर एक नया सियासत गरमा गई है, मेरी उसके जो स्तर को राय देखिए। होगी संयम ये तो बरतना मान ही होगा नहीं ना, रहे हैं, अदालत के फैसले ये तो आने तक। सुप्रीम कोर्ट के बात को मानवे नहीं कर रहे हैं, ये बिना पर्ची के मुखर कानून कर रहे हैं। ये पहले ही म्यांमार, नेपाल, आप बांग्लादेश कर रहे हैं, जबकि 37 जिलों में है पूरे देश में। पंजाब में जहाँ माइनॉरिटीज नहीं है वहां पर परसेंटेज बढ़ा हुआ है, 18 जिला गुजरात में है। तो पहले आप समझिएगा ना कि आप भी प्रवक्ता बन जाइएगा बीजेपी के। नहीं प्रवक्ता नहीं बन जाए, मैं तो ये वही कह रही बात हूँ कि कर रहा अगर हूँ, अदालत में ये जो मेरी मामला राय है। पहुंचा हुआ है, अदालत में ये मामला पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में संयम तो विपक्ष को, विरोधियों को भी थोड़ा बरतना होगा ना कि आखिरी फैसला आने तक हम इस तरह के बयान ना दें। संयम विपक्ष तो इतना संयम बरत रहा है कि आप पहले ही आप प्रवक्ता बन करके म्यांमार कह रहे हैं, जब कोई पर्ची आया नहीं, जो पर्चा आपने जो बांटा वो लौटा नहीं, तो आपको कहां से जानकारी मिल गई? जब आप कोई डॉक्यूमेंट मांग ही नहीं रही हैं और खुद कह रहे हैं कि आधार कार्ड और राशन कार्ड उन लोग के पास है, तो आप तय कैसे कर रहे हैं इतना जल्दी? और आप इसको बाहर भी आप सूत्र के हवाले कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरे तरीके से इस डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे हैं और आप बीजेपी एजेंडा को तय कर रहे हैं। पर ये बताइए कि इस तरह की भाषा इस मुद्दे पर होनी चाहिए। तेजस्वी यादव का जो भाषा थी, आपने अपनी राय रखी उस पर, आपको लगता है ये सही भाषा थी? चाहे किसी भी खबर पर रिएक्शन हो, ये स्तर होना चाहिए भाषा का? नहीं, मैं आपको कई बार कहा सूत्र तो होता ही है, सूत्र के द्वारा ही तो कोई बात नॉलेज में कहीं कहीं से पत्रकार अन्य लोग लेते हैं जी। तो सूत्र को आप ऑथेंटिसिटी नहीं मानिए, लेकिन हवाला तो सूत्र का दिया ही जा सकता है। सूत्र ऑथेंटिसिटी नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि सूत्र सही हो और जरूरी नहीं है कि सूत्र गलत हो। बिल्कुल सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सही। सूत्र को आप खारिज नहीं कर सकते, सूत्र को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन उस तरह की भाषा पर रिएक्ट, आप इस भाषा से रिएक्ट कर सकते हैं? आपको लगता है तेजस्वी यादव की भाषा सही थी? नहीं, देखिए हर आदमी की अपनी सोच है, अपने तरीके हैं। तेजस्वी यादव जी यदि गुस्से में कोई बात बोले, उनका इंटरप्रिटेशन हमेशा ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर भी गुस्सा रहता है। विपक्ष के नेता हैं और चुनाव आयोग जिस तरीके से गलत काम कर देती है तो गुस्सा स्वाभाविक है, और उसको ठीक बात है, भाषा अलग चीज है। कभी कभी आप भाषा की बात करते हैं तो गिरिराज का भाषा, निशिकांत दुबे का भाषा,
या इन लोगों का भाषा जो है, बीजेपी तो माफी अमित भाई का ये, माफी की बात कर रही है कि नरेंद्र मोदी तेजस्वी जी यादव को अपनी भाषा को गाय लेकर माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए उनको? मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी जब गाय बेचवा रहे हैं, भैंस कटवा कर रहे हैं कि भैंसे जेवर बेच देगा तो जमीन बेच देगा। एक प्रधानमंत्री की भाषा ये है क्या? मतलब प्रधानमंत्री तो जितना आप गलत कह रहे बोले हैं कि वो भाषा सही, कुछ भी हो माफी अमित नहीं भाई मांगेंगे जितना वो। गलत बोले सही, नहीं, जितना मैं ये बोल रही हूँ, चलिए जब भाषा की बात होगी तो अभी पप्पू जी एक सीधा सवाल है, तो बीजेपी पहले उनसे तो माफी भाषा की मांगने की बात बात होगी करी तो इस तरह के नरेंद्र भाषा मोदी के जी को प्रयोग भी, के लिए। आपको लगता नरेंद्र है उन्हें मोदी जी माफी को मांगना माफी चाहिए? मांगना चाहिए। आपको लगता है मांगना कटोगे चाहिए? तो बटोगे, ये भाषा सही है क्या? नहीं, आपको कटोगे बटोगे नहीं, मेरा भाषा सही सवाल है है क्या? तेजस्वी यादव को क्या हाँ? माफी मांगनी चाहिए? अगर आपके राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए तो। आप लगातार यादवों को गाली दे देते हो, तेजस्वी यादव को इसमें क्षमा मांगने की क्या जरूरत है भाई? कौन सा क्षमा? इसने पब्लिक को तो कोई ठेस पहुंचाया नहीं। यदि वो उनको लगता हो तो एक्सक्यूज कर ले, वो अलग बात है, पर एक उनको पब्लिक करना है। प्लेटफॉर्म में एक लेकिन पत्रकार इसमें को अगर क्षमा वो मांगने ऐसी की जरूरत ऐसी नहीं है, भाषा, भूल हो सकती है। अगर एक भूल के लिए एक्सक्यूज किया जा सकता है। भूल नहीं है, अगर वो उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में अगर वो भाषा का प्रयोग किया है तो आपको लगता नहीं वो गलत भाषा है? आप नाराज हो सकते हैं उस सवाल से, लेकिन इस तरह की पहले भाषा का बीजेपी की इस्तेमाल नहीं भाषा कर को सकते। सुधारिए ना। बीजेपी की भाषा क्यों नहीं सुधारते? आप हमको बोलिए ना। जदयू की भाषा आपको समझ में नहीं आती, खाली तेजस्वी यादव की भाषा आपको समझ में आती है। भैया हम यदि किसी को ठेस पहुंचा तो हम ही क्षमा मांग लेते हैं, हम पूरा गठबंधन के तरफ से क्षमा मांग लेती है। इसमें तेजस्वी यादव क्या गलत? भैया एक मिस टंग होता है या भूल होती है, ये कौन बड़ी बात हो गई? तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले ही क्षमा ना मांगे, माफी ना मांगे, आप गठबंधन की तरफ से मांग रहे हैं, लेकिन आपकी क्षमा क्या महागठबंधन की क्षमा मांगी की माफी के तौर पर हम देख सकते हैं? देखिए हम महागठबंधन की तरफ से तो प्रवक्ता है नहीं। आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि किसी को तकलीफ हो तो व्यक्तिगत तौर पर मैं ही उसको एक्सक्यूज करता हूं, बस इतना। तो मैं प्रशांत किशोर कितना गाली गलौज कर रहे हैं भाई, और कितना लेडीज को अपमानित कर रहा है, लोग साड़ी नंगा और मर्दानगी दिखा रहा है, तो ये सब भाषा सब चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि चुनावों से पहले इस तरह की भाषा पर लगाम लगाना मतलब किसी के बस की बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जब तक विरोधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप लोगों के पक्ष की तरफ से भी दुकान यदि नहीं चलेगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता रहेगा। को गाली देंगे, जात को गाली देंगे, भूमिहार को देंगे, जादव को देंगे। जब गाली देंगे तभी नहीं लोग नेता बनेंगे। जितना मियाँ जी को गाली देंगे, भूमिहार को देंगे, जादव को देंगे, राजपूत को देंगे, जितना दलित को गरियाएंगे, तभी ना इन लोग की दुकान चलेगी। गिरते स्तर पर लगाम कौन लगाएगा, ये सवाल बना हुआ है, एक इटर्नल सवाल है। चुनावों से पहले ये भाषा हम हर राज्य में हर जगह हम देखते हैं कि चुनावों से ठीक पहले भाषा का स्तर गिर जाता है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कोई माफी मांगने को तैयार नहीं होता और जनता इसे खड़ी देखती रह जाती है। पप्पू यादव जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक झा, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आपने सुना पप्पू यादव को, तमाम सवाल वो उठा रहे हैं विदेशी नागरिकों के मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि जब दस्तावेज कहाँ है, जब आप लोग दस्तावेज ही नहीं देख रहा है चुनाव आयोग, ना वो आधार कार्ड देख रहा, ना राशन कार्ड, ना वोटर आईडी, फिर कैसे ये जानकारी मिल पा रही है कि ये नेपाल का है, ये म्यांमार का है, ये बांग्लादेश का है? ऐसे तो हमारा मानना है कि पप्पू यादव जी बिहार की राजनीति में ना 3 में है ना 13 में, तो उन्हें बहुत सुनने की जरूरत हमें तो नहीं पड़ती है, लेकिन चूंकि आपने उनको बुलाया, उनकी बातों को सुना और वो कुछ सवाल रेज कर रहे थे। पप्पू यादव जी चुनाव आयोग की जो काम करने की शैली या प्रक्रिया है उससे बहुत अवगत नहीं होंगे। पप्पू यादव जी अभी पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं, आप समझ सकती हैं। आपने उनका एक वीडियो देखा होगा, कांग्रेस पार्टी को समर्थन की बात करते हैं और कहते हैं राहुल गांधी जी के ट्रक पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, धक्का देके नीचे उतार दिया जाता है। तो पप्पू यादव जी के पास विशेष ना अनुभव है, ना उनको चुनाव आयोग की कार्यशैली के विषय में मालूम है। अरे भाई, आपके भी सूत्र होते हैं, मीडिया के साथियों का हम सम्मान करते हैं, विपक्ष के साथियों का भी हम सम्मान करते हैं। बहुत तरह के सूत्र, बहुत तरह की जानकारियां देते हैं। जब जानकारी सामने आती है तो इसका खंडन या इसका समर्थन कौन कर
सकता है, जरा बताइए? चुनाव आयोग के लोग ही ना स्पष्टीकरण इस पर दे सकते हैं, और हम तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता है नहीं। कोई मसला आया तो हम उसको डिफेंड करने जाएं या फिर उसको पर अभिषेक जी, साबित नीतीश कुमार जी लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हैं, राज्य में 9 बार सीएम रह चुके हैं। अगर इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से ही बाहर आ रही है कि विदेशी नागरिक यहाँ आकर बस गए हैं, जो गलत दस्तावेज लेकर वो बस गए हैं, तो जानकारी तो राज्य सरकार को होगी ना कहाँ गलत काम हो रहा था। अभी तो आपने सवाल सिक्ता जी पूछा है अगर पर, और भविष्य के हिसाब से आपने सवाल पूछा है कि अगर इस तरह की परिस्थिति होती तो किनकी जवाब होगी? कि आधार कार्ड जैसे दस्तावेज हो, वोटर आई कार्ड जैसे दस्तावेज हो, केंद्र की सरकार के अधीन है सारा मामला, और इसको सिर्फ यहाँ तक सीमित होकर मत देखिए। आप मुझे ये बताइए ना कि अभी पप्पू यादव जी आरोप लगा रहे थे, अन्य पार्टियों के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 11 वर्षों से भाजपा का शासन है, इसलिए हो सकता है घुसपैठिए आ गए और उनका वोटर आईडी कार्ड या फिर उनका आधार कार्ड बन गया। अरे भाई, वोट देने वाले लोग सिर्फ इन 11 सालों में ही तो वहां स्थापित नहीं हुए होंगे, हो सकता है उससे पूर्व भी हो रहे हो, तो उससे पूर्व किनकी सत्ता थी, किनकी सरकार थी, आपको मालूम है। और हमारा ऐसा मानना है कि जब कोई समस्या सामने आती है और इस तरह के दृश्य अगर सामने आते हैं तो ये एक बहुत गंभीर समस्या होगी, और एक दूसरे पर ऐसा गेम फेंकने से काम नहीं चलेगा। हमें इसकी तफ्तीश करने की आवश्यकता होगी, और निश्चित रूप से हम तफ्तीश करेंगे। वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भी बहुत कुछ आप लोगों सामने को आएगा। जानकारी नहीं है कि कुछ गलत तरीके से दस्तावेज बने हैं, कुछ लोग आकर आपके राज्य में बस गए हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है इस वक्त? अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी या आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, त्वरित कार्रवाई की गई थी। हाँ। लेकिन अभी की जो वस्तुस्थिति है उससे हम अवगत नहीं है। सूत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये खबरें हम तक भी पहुंची हैं, हाँ। और हमें लगता है कि चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो काफी सक्षम है सारे मामले का पटाक्षेप कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात पे गौर करिएगा जरा, अगर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है तो हमारे बयानों के माध्यम से या बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आपको कोई छटपटाहट या बौखलाहट नहीं दिखेगी। हम किसी भी समस्या को ओवरवेलली देखते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई है, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो किस तिलमिलाहट से इस पर बयान दे रहे हैं, हमें तो कई बार साजिश की भी पर बुआ आती अभिषेक है। जी, वो जो आधार पर सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब भी इस वक्त लगता है, जब ना आधार मांगा जा रहा है, ना वोटर आईडी मांगा जा रहा है, ना राशन कार्ड मांगा जा रहा है, तो सिर्फ नाम पूछकर ये कैसे फैसला हो जा रहा है कि ये विदेशी है, गलत तरीके से यहाँ आकर बस गया? अच्छा, किसने आपको बताया सिक्ता जी, या किसने विपक्ष के साथियों को बताया कि सिर्फ नाम हमने पूछा और बता दिया कि ये विदेशी नागरिक है? कॉमन इंसान भी समझता होगा कि जब तक गहन तफ्तीश नहीं होगी तब तक किसी की नागरिकता पर यूं ही सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। तो हमें तो लगता है कि विपक्ष के साथी जब ये सवाल पूछते हैं तो बहुत बचकाना है। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। जिन प्रदेशों में इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन होते हैं और विपक्ष के साथी सत्ता तक पहुंचते हैं, जिन प्रदेशों में सत्ता तक नहीं पहुंचते हैं, वहां इनके सांसद विधायक भी जीत कर आते हैं। वहां इनके हिसाब से लोकतंत्र की जीत होती है, जनता की जीत होती है। चुनाव आयोग ने सब कुछ लेकिन जहां ये चुनाव हार जाते हैं वहां ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। हमें लगता है कि आप जब किसी खेल में हो और आपको रेफरी पर ही भरोसा नहीं हो तो आपको वो खेल नहीं खेलना चाहिए। हम तो कहेंगे राहुल जी से, कहेंगे तेजस्वी जी से कि सांसदीय और विधायकी से इस्तीफा दीजिए, तब जाकर हम माने कि सचमुच चुनाव आयोग के प्रति आपका यह रोष अंदर से आता है, ये बनावटी नहीं है। आप कह रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं वो। ये बताइए कि भाषा के स्तर पर मैंने सवाल किया पप्पू यादव से, उन्होंने कहा कि तेजस्वी क्षमा क्यों मांगे, अगर मांगना ही है तो मैं ही मांग लेता हूँ माफी। लेकिन अगर भाषा का यही स्तर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आप कहें, तेजस्वी यादव वहां पर कुछ बयान देते रहे, तो चुनावों से पहले लगाम नहीं लगाने वाले कोई भी, ना आप लोग ना आपका विरोधी दल, भाषा का यही स्तर होगा और वोटर इसे झेलता रहेगा। नहीं, हमारी तरफ से किसने क्या कहा ये सबके सामने है, और पप्पू यादव जी भी उसी स्कूल के पुराने विद्यार्थी हैं, उसी पद्धति पर अपनी राजनीति को आगे लेकर चलते हैं। और क्या उम्मीद करती हैं आप तेजस्वी यादव जी से? ये भाषाई मर्यादा को इन लोगों ने तार-तार कई बार किया है। भाषाई दरिद्रता, शाब्दिक दरिद्रता का परिचय दिया है। राजनीतिक कुसंस्कार जो उनको अपने माता-पिता से मिला है, उसका परिचय दिया है। किसी बात का खंडन करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए बहुत सारे तार्किक शब्द हो सकते हैं। हम सब सार्वजनिक जीवन में, हमारे पास तरीके हैं विरोध करने के, लेकिन जिस इंटेंसिटी और जिस घटियापन से तेजस्वी जी ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने फिर से एक बार बिहार के लोगों को शर्मसार किया है। हम तो
पूर्ण कड़े शब्दों में इसकी निंदा पर करते हैं। अभिषेक जी, तेजस्वी उनके जी को बिहाफ उनकी पर अभी पार्टी पप्पू यादव माफी मांग कर गए हैं आप लोगों से। अब ये कोई बात हुई कि पप्पू यादव जी क्या है? पप्पू यादव जी से ज्यादा राजनीतिक गाली कोई तेजस्वी यादव जी को देता है क्या? और तेजस्वी यादव जी के चेहरे का विरोध पप्पू यादव जी से ज्यादा कोई कर रहा है क्या? अरे वो तो सरकाजम में कह के गए हैं। सिकता जी, इतनी बातें तो आप भी समझ सकती हैं कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी जी ऐसी बातें बोले। तेजस्वी जी ऐसी बातें बोलेंगे, उनकी फजीहत होगी, उनकी पार्टी का असली चरित्र सामने आएगा और पप्पू जी अपने आप को उनसे अलग बताएंगे कि एकदम चलिए बहुत बड़े संत महात्मा है, जेल का दर्शन कर चुके हैं लेकिन संत महात्मा है। चलिए, चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और गिरते स्तर, भाषा के स्तर पर भी वोटर क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक झा, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए, शुक्रिया।